ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल को आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। कल लोकसभा में बिल को पास किया गया, किसी ने भी बिल का विरोध नहीं किया। एक रिपोर्ट। लोकसभा में मंगलवार को पास हुए ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल को आज राज्यसभा में पेश किया गया। 127वें संविधान संशोधन बिल को कल लोकसभा में 2/3 बहुमत से मंजूर कर दिया गया था। विपक्ष भी बिल के समर्थन में रहा। बिल के पक्ष में 385 वोट पड़े, जबकि 1 वोट भी विरोध में नहीं पड़ा। बिल को मंजूरी मिलने से पहले ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल पर लोकसभा में लंबी बहस भी हुई। कांग्रेस, टीएमसी, बीएसपी समेत कई दलों ने 50% आरक्षण की सीमा पर सवाल भी उठाए। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि सरकार ये बिल यूपी में ओबीसी वोट पाने के लिए लाई है। मानसून सत्र में पहली बार किसी मुद्दे पर चर्चा के दौरान कोई हंगामा और नारेबाजी नहीं हुई। ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल पास होने से अब राज्यों को अपने हिसाब से ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार मिल जाएगा। आप चर्चा नहीं करना चाहते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आरक्षण की व्यवस्था का समर्थन किया। आरएसएस का मानना है कि जब तक समाज में असमानता है तब तक आरक्षण को जारी रखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा है कि जब तक समाज में असमानता है आरक्षण को जारी रखना चाहिए। आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने आज दिल्ली में एक समारोह में कहा कि संघ आरक्षण विरोधी नहीं है। स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स ऑफ रिजर्वेशन फॉर डिकेड्स, सच इक्वालिटी may be brought about without shedding the feeling of separateness. What we should desire and strive for is not merely economic and political equality. We want a change, a complete integration of the society. संघ के इस बयान के बाद केंद्र सरकार की आरक्षण नीति को उसकी हरी झंडी माना जा रहा है। 2015 में बिहार चुनाव से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद से लगातार प्रचार हो रहा था कि संघ आरक्षण विरोध के खिलाफ है। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को ओबीसी विरोधी बताया। ट्वीट में कहा, भाजपा सरकार ओबीसी समाज के हित में नहीं है, बल्कि सिर्फ उनके वोट के लिए है। राज्यसभा में एक बार फिर से मंगलवार को विपक्ष जमकर हंगामा किया। हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई को बार बार स्थगित करना पड़ा। मंगलवार को राज्यसभा में एक बार फिर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। हंगामा इतना बढ़ा कि संसद की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी। इन सब के बीच सत्तारूढ़ पक्ष के सांसदों और सरकार के मंत्रियों ने कहा कि सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद भी हंगामा थमता नजर नहीं आ रहा है। तमाम विपक्षी सांसद काले रंग के कपड़ों में भी सदन के अंदर नजर आए। विपक्षी सांसदों का कहना था कि सरकार उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। इन कानूनों के वापसी की नियत से लेके आते हम चर्चा करते, मगर आज ये जो सरकार की नियत थी वो कहीं विभाजन करने का था। नियत से ये किसान को के आड़ में विपक्ष में विभाजन हो। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने एक वीडियो ट्वीट कर विपक्षी नेताओं के समय पर सवाल खड़े किए। वीडियो ट्वीट करते हुए बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने लिखा कि लोकतंत्र के मंदिर संसद में दिशाहीन कांग्रेस एंड गैंग का चरित्रहीन मुखौटा देखिए। पंजाब से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। कल गृह मंत्री से मुलाकात करके सुरक्षा बलों की 25 टीम्स की मांग की जा चुकी है। एक रिपोर्ट। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। मंगलवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। 15 अगस्त के अलर्ट को देखते हुए अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री से केंद्रीय सुरक्षा बलों की 25 टीमों की मांग की है। इन टीमों की अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, मोहाली, पटियाला, भटिंडा, फगवाड़ा और मोना में तैनाती की जाएगी। अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री से सीमा सुरक्षा बल के लिए एंटी ड्रोन गैजेट्स की भी मांग की है। पंजाब में पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान की सीमा से कई बार ड्रोन भेजकर साजिश रची जा चुकी है। कैप्टन ने बताया कि प्रदेश के 5 किसान नेताओं की जान को खतरा है। ये नेता पंजाब और हरियाणा पुलिस की सिक्योरिटी लेने से इनकार कर चुके हैं, इसलिए केंद्र इन नेताओं की सुरक्षा का इंतजाम करे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, किसान आंदोलन लंबे समय से चल रहा है। अब सीमा पार से किसानों को सरकार के खिलाफ भड़काया जा रहा है। उन्होंने गृह मंत्री से कृषि कानून को वापस लेने की भी गुजारिश की है। टोक्यो ओलंपिक्स में शामिल होने वाले भारतीय दल के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुलाकात करनी है। 14 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में सभी से हाई टी पर मुलाकात होने वाली है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने वाले भारतीय दल के साथ 14 अगस्त को हाईटी पर मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात राष्ट्रपति भवन में होगी। ओलंपिक खिलाड़ी 15 अगस्त को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति भवन ने मंगलवार को आधिकारिक बयान जारी करके ये जानकारी दी। जी मीडिया के साथ एक खास मुलाकात में ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर नीरज चोपड़ा ने अपने भविष्य का प्लान बताया। दिमाग में सबसे पहली बात वही है कि ये सब कुछ दिन का है और मैं यही चाहता हूँ कि बस मैं आगे और ज़्यादा अच्छा करूँ और वो उसी पे फोकस है। नीरज चोपड़ा ने सीडीएस जनरल विपिन रावत से भी मुलाकात की। वहीं सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया ने कहा कि उनका अगला लक्ष्य गोल्ड है। और इसमें जी हमने मेडल जीता उससे बहुत खुश हम और आगे हम तैयारी करेंगे और अगली बार हम गोल्ड मेडल जीतेंगे। वहीं कुश्ती में ब्रॉन्ज जीतने वाले बजरंग पूनिया अपने गांव पहुंचे और वहीं उन्होंने अपना मेडल मां को पहनाया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख मामले में महाराष्ट्र सरकार से मदद नहीं करने के आरोप लगाने वाली सीबीआई की याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख मामले में सीबीआई की शिकायत पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। गौरतलब है कि सीबीआई ने महाराष्ट्र सरकार पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले की जांच सीबीआई कर रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की थी। सीबीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट से संपर्क कर कहा था कि हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद महाराष्ट्र सरकार अनिल देशमुख मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम के साथ सहयोग नहीं कर रही है। इतना ही नहीं, सीबीआई ने आरोप लगाया था कि मुंबई के एसीपी सहयोग करने के बजाय मामले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी को धमका रहे हैं, जिस पर हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया था। सीबीआई ने अदालत से पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार पर दस्तावेज साझा नहीं करने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी के मुस्लिम मंत्री मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी का देवबंद दौरा इन दिनों चर्चा में है। माना जा रहा है कि ओवैसी को बेअसर करने के लिए ममता ने अपने मंत्री को देवबंद भेजा है। पश्चिमी बंगाल में ममता सरकार में कैबिनेट मंत्री एवं जमीयत उलेमा हिंदी के पश्चिमी बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना सिद्दीकी उल्लाह चौधरी ने देवबंद का दौरा किया। इस दौरान मौलाना सिद्दीकी उल्लाह चौधरी ने कहा कि बंगाल की तरह यूपी समेत दूसरे राज्यों के लोग भी सांप्रदायिक दलों को हराकर मुल्क के संविधान को बचाए। बंगाल के कैबिनेट मिनिस्टर मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी देवबंद तशरीफ लाए और उन्होंने अपने मीडिया को एक बयान में ये कहते हुए कहा है कि भाजपा को हराने के लिए तमाम ही राजनीतिक दलों को एक होना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार में मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले मौलाना सिद्दीकी उल्लाह चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ मिलकर बंगाल में बीजेपी का सफाया कर दिया। बंगाल में 97% मुसलमानों ने देश और संविधान को बचाने के लिए विधानसभा चुनाव में टीएमसी को वोट दिए। ऐसे ही अब यूपी की जनता को चाहिए एकजुट होकर बीजेपी सरकार का पूरी तरह से सफाया करे। एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय ने कह दिया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान किसी राज्य ने ऑक्सीजन की कमी से मौत की सूचना नहीं दी है। क्या कुछ कहा गया, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान किसी भी राज्य ने ऑक्सीजन संकट की वजह से किसी की मौत की सूचना नहीं दी। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि केवल एक राज्य ने अब तक दूसरी कोविड लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक संदिग्ध मौत की सूचना दी है। किसी दूसरे राज्य ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत की सूचना नहीं दी है। एक राज्य से सस्पेक्ट के बारे में बताया गया। अभी तक किसी राज्य से जिनसे भी हमें रिपोर्ट आई है उन्होंने यह नहीं बताया कि ऑक्सीजन रिलेटेड कोई डेथ उन्होंने स्पेसिफिकली रिपोर्ट की है। वहीं देश में कोरोना के दैनिक मामलों में पर्याप्त गिरावट दर्ज की गई है। भारत में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के करीब 40,000 मामले रोजाना रिपोर्ट किए जा रहे हैं। फिलहाल कुछ मामलों में से 51.51% केरल से कोरोना से मामले आ रहे हैं। कोरोना के बीच दिल्ली एनसीआर में वायरल फीवर का खतरा काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से अस्पतालों में भीड़ लगनी शुरू हुई है। डेंगू के पेशेंट्स भी लगातार दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। देश भर के साथ दिल्ली एनसीआर में कोरोना के नए मामलों में भले ही गिरावट आई है, लेकिन अब दिल्ली में वायरल फीवर का खतरा बढ़ता जा रहा है।
दिल्ली एनसीआर में डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड के लक्षणों के साथ सैकड़ों मरीज वायरल फीवर की शिकायत लेकर अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बीते 1 महीनों से हो रही बारिश ने लोगों को गर्मी से तो राहत दी है, लेकिन डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड के साथ अब वायरल फीवर की शिकायत भी बढ़ती जा रही है। ऐसी बीमारियों के साथ अस्पताल जा रहे मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बीते 1 महीनों में मानसून सक्रिय है। इस वजह से कई इलाकों में जल जमाव के हालात बने हुए हैं, जिसमें मच्छरों के पनपने की समस्या भी बढ़ गई है। इसी वजह से दिल्ली में डेंगू के मामले भी बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले दिल्ली राजधानी में 1 जनवरी से 7 अगस्त के बीच डेंगू के मामलों की संख्या 2018 के बाद से इस साल सबसे ज्यादा हो गई है। अफगानिस्तान में तालिबान मज़ार-ए-शरीफ तक पहुंच गया है। इस बीच भारत ने अपने राजनयिकों और नागरिकों को निकालने का काम तेज कर दिया। अफगानिस्तान में तालिबान आतंकियों के लगातार बढ़ते हमले को देखते हुए भारत ने अपने राजनयिकों और नागरिकों को निकालने का काम तेज कर दिया है। मज़ार-ए-शरीफ में वाणिज्यिक दूतावास से सभी राजनयिकों और उनके साथ नागरिकों के भारत लौटने के लिए मंगलवार की शाम वायुसेना के विशेष विमान की व्यवस्था की गई। काबुल में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी भी जारी की, जिसमें कहा भारतीय नागरिक जल्द से जल्द लौटने की व्यवस्था करें। कंपनियां भी भारतीय कर्मचारियों को जल्द वापस भेजें। हवाई यातायात बंद होने से पहले वापसी सुनिश्चित करें। वापसी के लिए जल्द ही पासपोर्ट और ब्यौरा जमा करें। अफगानिस्तान में तालिबान मज़ार-ए-शरीफ के पास तक पहुंच गया है और अफगान सेना से तालिबान का संघर्ष तेज होता जा रहा है। इससे पहले भारत ने 11 जुलाई को कंधार दूतावास से अपने कई डिप्लोमेट वापस बुला लिए थे और कर्मचारियों की संख्या में भी बड़ी कमी की थी। अफगानिस्तान संकट को लेकर आज दोहा में होने जा रही एक बैठक में भारत को भी बुलाया गया है। उत्तराखंड के चमोली में बरसात के बाद लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। तो वहीं यूपी के प्रयागराज में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तस्वीर है उत्तराखंड के चमोली की, जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड हो गया। सड़क पर एक टैंकर भी खड़ा है और लोगों की भीड़ है। तभी अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर गिर गया और पूरी सड़क मलबे से भर गई, जिसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीम रास्ता बहाल करने में जुटी है। अब जरा प्रयागराज की ये तस्वीर देखिए, जहां गंगा के किनारे बसे शहरों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यहां गंगा यमुना दोनों ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और इनका बढ़ता जलस्तर किनारे पर बसे इलाकों के बाद गांव में भी तबाही मचा रहा है। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, वाराणसी में भी गंगा नदी का कहर है। गंगा खतरे के निशान से करीब 13 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.